नमस्कार, मैं केशव राय। विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट मुंबई में हो रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। आज हम रंगमंच की एक ऐसी हस्ती जो लेखक, निर्देशक और कलाकार हैं और मुंबई ही नहीं पूरे भारत के कोने कोने में उन्होंने नुक्कड़ नाटक किए हैं और कई बड़े बड़े नामी नाट्य निर्देशकों के साथ काम भी किया है, देव फौजदार जी। आज हम उनके ही माँ स्टूडियो में आए हैं। एक बड़ा नाटक, उसकी रिहर्सल चल रही थी। हमने उनसे निवेदन किया तो 10 मिनट का समय दिया और हमने उन्हें आमंत्रित भी किया, उनकी टीम को भी। एक उनका प्ले होगा वहाँ पर और उस पुस्तक का लोकार्पण होगा, वो सर ही बताएंगे। देव जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। आपकी जो नाट्य यात्रा है जी, थोड़ा सा शुरू से बताएं। आपने कार्यशाला ने बहुत की है पूरे देश भर में, तो जो नाटक यात्रा की शुरुआत। सर एक लंबी यात्रा है ये। 2003-04 में शुरुआत इसकी हुई थी अस्मिता थिएटर ग्रुप से अरविंद गौड़ जी के साथ। उसके बाद 2005-06 में मैंने सुरेश भारद्वाज जी को ज्वाइन कर लिया था और सुरेश भारद्वाज जी के माध्यम से जब मुझे पता चला कि अभिनय में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, तो अलग अलग सब्जेक्ट लाइक कि बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, वॉइस अलग होती है, इमोशन अलग होता है। उसके बाद भी शैलियाँ होती है नाटक की, रियलिस्टिक शैली हो गई, लोक नाटक हो गए, नाट्यधर्मी नाटक हो गए। तो जब ये सब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली और सबका अलग अलग टीचर होता है, तो फिर मैंने खोज करने की सोची और उसके बाद देश के अलग अलग कोने में जहाँ अलग अलग निर्देशक, टीचर या जो सिखाने वाले हैं उस आर्ट फॉर्म के, उन सब के बीच में जाकर अभिनय सीखा। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी बड़े बड़े नाट्यकर्मी हैं, जो निर्देशक, हम सबसे परिचित हैं, तो जो आपने जो अलग अलग शैलियों, जो विधाओं के बारे में, तो शायद आप ही काम कर रहे हैं इस पर। मुझे लगता है दूसरा कोई कर नहीं रहा होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मेरे बारे में ज़्यादा लिखते हैं। उसका कारण हो सकता है मैं यंग हूँ, यूथ हूँ और मैं सबसे कनेक्ट भी रहता हूँ, सारे लोगों को जोड़ के रखता हूँ नाटक में। कोशिश मेरी ये होती है कि जो हमारे जूनियर हैं उनको साथ लेकर चलें और जो सीनियर हैं वो हमारे कंधे पर हाथ रखें। तो इस माध्यम से हम एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को जोड़ने का मैं एक काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से शायद लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। जी, ये माँ स्टूडियो कब स्थापना हुई और इसकी क्या क्या गतिविधियाँ हैं? हाँ सर, इसकी शुरुआत 2014 में हुई और माँ स्टूडियो सिर्फ नाटक ही नहीं करता, नाटक के माध्यम से बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। जैसे हम लोग सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, जैसे पटना में बाढ़ आई थी बिहार में, तो हमारा ग्रुप यहाँ से पूरा खाद्य सामग्री लेकर गया था, कपड़े लेकर गया था, राशन लेकर गया था और वहाँ जाकर बाढ़ में इतने इतने पानी के बीच में वो खाद्य सामग्री हम लोगों ने आवंटित की थी, यानी कि वितरित की थी, जिनमें मैं भी था। मैं भी खुद गया था और मैंने वो सामग्री वहाँ लोगों में दी थी और डर भी था कि कहीं हैजा वैजा ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। तो सिर्फ हम नाटक नहीं करते, नाटक के माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। जैसे हमने एक विंग बना रखा है, आर्टिस्ट सपोर्ट वाय माँ। तो कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार अगर कहीं बीमार हो जाता है और कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास और परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम उसे 1 महीने की पूरी दवाइयाँ दिलाते हैं और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, जिसमें मैं, रवि यादव जी ये लगातार सक्रिय हैं। तो सिर्फ नाटक करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मंच का मतलब सिर्फ मंच, स्टेज नहीं है। मंच मतलब ये दुनिया का मंच, और रंग मतलब खुशियाँ बिखेरना। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने क्रियाकलाप से, अपनी भाग भंगिमाओं से या जो हम नाटक करते हैं उसके माध्यम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान या उनके जीवन में खुशियाँ ला पाते हैं या नहीं। तो हमारी कोशिश खुशियाँ लाना है। सर, रंगमंच से जुड़कर कलाकार को बहुत संतुष्टि मिलती है जी, और हर कलाकार शुरुआत अपनी रंगमंच से ही करना चाहता है, लेकिन रंगमंच के जो कलाकार हैं अपने आप को उनको बनाए रखना या सर्वाइव करने बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद भी आप ग्रुप भी चला रहे हैं आपका और ये समाज सेवा भी कर रहे हैं, देश सेवा भी कर रहे हैं, शहर से अलग जाकर, ये कैसे संभव है? अब बेसिकली सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम मुश्किल है, मेरा पर्सनल मानना है। और अगर ये कहा जाता है कि थिएटर रंगकर्मी बहुत बेचारा होता है, गरीब होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो मुझे लगता है ये मिथक है, क्योंकि सबको ईश्वर ने एक जैसी बुद्धि दी है। तो कोई अंबानी बन जाता है और कोई सिर्फ झोला टांग कर, कुर्ता पहनकर, पाजामा पहनकर और चप्पलें पहन के घूम के रंगमंच चिल्लाता रहता है। तो गलती किसकी है? ईश्वर की या उस इंसान की? तो सबको बराबर बुद्धि दी है और मैंने भी अपनी बुद्धि से खोज शुरू की। तो सिर्फ नाटक ही नहीं है जिससे पैसा कमाए,
नाटक के साथ साथ जुड़कर आप बहुत सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, जी तो लिखता हूँ तो आप लिखो जी भाई, रचनात्मक अगर आपकी बुद्धि है और आप अगर रंगकर्मी हैं तो आप लिखोगे, पढ़ोगे, जी तो लिखने पढ़ने से भी तो आपका खर्चा चल सकता है। जी। उसके बाद आप पढ़ाओ, जो आपने अपने गुरुओं से सीखा है उस चीज को, उस कला को आगे बढ़ाओ। जी। तो आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं से दान भी मिलेगा आपको। जी जी भाई आप जो पढ़ाते हो उसका फीस आपको आपके बच्चे देते हैं, जी। तो उससे आपका जीवन आसानी से चल सकता है। तो एक मिथक जो लोगों में बिठा दिया है कि रंगकर्मी बेचारा होता है, उसके पास तो पैसा ही नहीं होता। हम बता दिए नाटक हम अंदाजे आज़ाद 30 कास्ट का है और हम मुक्ति ऑडिटोरियम में कर रहे हैं जिसका फीस 60,000 के करीब है। बिल्कुल अब देखिए इसके बाद इस नाटक का खर्चा ही तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब है। बिल्कुल तो 2-2.5 लाख रुपये कैसे आएगा? तो हम तो बेचारा नहीं है। जी। हम रंगकर्मी अपने आप को बेचारा नहीं मानते। हमने एक फेस्टिवल कराया था मुंबई रंग महोत्सव जी सर, जी और बहुत ज़्यादा सफल रहा था। बहुत देखो। बड़ा सफल रहा। 18 नाटक बुलाए थे, 13 प्रदेश के नाटक थे। 3 स्टार होटल में हम लोग ने सारे रंगकर्मियों को ठहराया था। तो आलोक चटर्जी की एक यूट्यूब पर एक वीडियो आई थी भोपाल, हाँ भोपाल वालों की। उन्होंने बोला था कि ऐसा फेस्टिवल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अटेंड किया जी जिसमें कोई सरकारी संस्था नहीं है, कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिली, 70 लोग कार्यरत हैं, 70 स्टूडेंट हमारे कार्यरत थे। एयरपोर्ट पर लेने जा रहे हैं, एक टीम वहाँ काम कर रही है, होटल में अलग टीम काम कर रही है, मंच पर अलग टीम काम कर रही है, खाना कहाँ खाने जाएंगे वहाँ एक अलग टीम काम कर रही है। तो हमने उन सारे रंगकर्मियों को स्टार के जैसी उपाधि दी, उनको वैसी तवज्जो दी। तो सारे थिएटर वाले जो जहाँ जहाँ से आए थे बार बार बोलते हैं कि देव सर आप दोबारा फेस्टिवल कब करा रहे हैं। क्या बात क्या बात। आप सर 50 से अधिक आपके नाटक हो चुके हैं जी। तो उसमें अब तक कितने कलाकार को जुड़े हैं आपसे और कितने आज टेलीविजन और फिल्मों में जा चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, एक लंबी यात्रा रही है ये। हम लोगों ने 2010-11 में मुंबई में शुरू किया था, पहले हम दिल्ली में करते थे। तो मुंबई में जब शुरू किया था तो तकरीबन हमारी 60 वर्कशॉप तो मुंबई में हो चुकी है। क्या बात। 60 वर्कशॉप, एक वर्कशॉप में तकरीबन 20-25 कभी 30 बच्चे होते हैं, 20 से कभी कम नहीं रहे। तो तकरीबन अगर हम सिर्फ वर्कशॉप का लगाएं तो मतलब 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट हमारे मुंबई में हो चुके हैं। उसके साथ साथ हम रेगुलर क्लास करते हैं। तो रेगुलर जो क्लास होता है उसमें हर बैच में तकरीबन 30, 32, 25, 20 बच्चे होते ही होते हैं। और कोरोना से पहले तो हमारे 3 बैच चल रहे थे, यानी कि एक टाइम पे 100 बच्चे। तो 1 से 1.5 हज़ार वो बच्चे हैं। तो तकरीबन मुंबई में 4-4.5 हज़ार बच्चे हैं। अभी कल परसों की बात है, कास्टिंग वालों का कॉल आया था तो मुझे बोल रहे यार देव तुम्हारे स्टूडेंट कितने हैं? तो सर क्या हुआ कि हर तीसरा बच्चा बोलता है मैं देव फौजदार से सीखा हुआ। तो इस तरह से बच्चे हमारे बहुत हो चुके हैं। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, हम एक घुमंतु रंगमंच कार्यशालाएं भी लगातार करते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है कॉज के लिए। तो घूम घूम के बुलेट पे हम लोग निकलते हैं। मेरी साथी हैं बेला, वो भी मेरे साथ गई थी। तो हम लोग बुलेट पे मुंबई से यात्रा शुरू की थी, फिर सूरत गए वो थे। नुक्कड़ नाटक की जो बाइक नुक्कड़ नाटक नहीं, कार्यशाला, 2 दिन की कार्यशाला। एक शहर में हमने कम से कम 8 घंटे दिया था एक दिन में। तो 2 दिन हमने 16 घंटे दिए तकरीबन। 16 घंटे का मतलब हो गया तकरीबन 6 से 7 दिन। 2 घंटे की एक वर्कशॉप होती है। तो हम लोग पहले सूरत गए थे, सूरत के बाद वडोदरा गए थे, वडोदरा के बाद हम लोग अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद के बाद उदयपुर गए थे, उदयपुर के बाद भीलवाड़ा गए थे, भीलवाड़ा के बाद जयपुर गए थे, जयपुर के बाद मथुरा में वर्कशॉप थी, मथुरा के बाद रोहतक में वर्कशॉप थी, रोहतक के बाद अम्बाला में वर्कशॉप थी, हिसार में वर्कशॉप थी, कुरुक्षेत्र में वर्कशॉप थी, चंडीगढ़ में वर्कशॉप थी और लास्ट हमने मैक्लोडगंज धर्मशाला में किया। तो ये कार्यशाला के अनुभव और जो नई नई प्रतिभाएं आपसे इंतजार करती है, देव फौजदार जी उनके नेतृत्व में हमको सानिध्य में सीखना है, क्या नई प्रतिभाएं और कार्यशाला का क्या कुछ अनुभव? अब बेसिकली अनुभव बहुत कमाल का रहता है क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ वो मेरा खुद का तो सृजन नहीं है, सब गुरुओं का आशीर्वाद है जो मैंने गुरुओं से सीखा है। चाहे वो हमारे अरविंद गौड़ जी हों, सुरेश भारद्वाज जी हों, आलोक चटर्जी हों, सतपत राउत सर हों, सतीश आनंद जी हों, संजय उपाध्याय जी हों और मेरे परम प्रिय गुरु आदरणीय पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी हों। तो ये सारे गुरु हैं, रॉबिन दास सर हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उनका सीखा हुआ और मैंने कुछ अपनी तरीके से जोड़ जोड़ के उन सारी एक्सरसाइजों को एक किया है, फिर मैं वहाँ परोसने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी कोशिश होती है कि अभिनय तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन अभिनय के साथ साथ जीवन के साथ अभिनय को जोड़कर चलना हर आदमी के बस की बात नहीं है। जीवन और अभिनय, अगर आदमी अभिनय करता है तो अभिनय में इतना पागल हो जाता है कि वो बाकी लोगों से, बाकी रिलेशनशिप से या बाकी जीवन से बिल्कुल टूट जाता है, या जब जीवन में होता है तो कला से बिल्कुल विरक्त हो जाता है कि दोनों एक साथ जुड़कर नहीं चल सकती। तो मेरा मानना है कि जीवन और अभिनय तो एक ही है ना।
तो क्यों ना आप ऐसा एक पुल बनाए, एक बांध बनाए जिसमें जीवन और अभिनय एक दूसरे का हिस्सा बन जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि आप रिश्तों की मर्यादाओं को या रिश्तों को कभी मत भूलो, अपनी सामाजिक सीमाओं को कभी मत तोड़ो। आप रंगमंच कर रहे हो लेकिन हो तो समाज में ही ना। तो कोशिश होती है सबसे पहले कि सामाजिक माध्यम से उनको, सामाजिक चीज़ों से उनको समझाने की कोशिश की जाए कि अभिनय बेसिकली समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बिना समाज के अभिनय का कोई मतलब नहीं है। तो पहले समाज बनिए, अवेयर होइए, समाज के प्रति जानिए कि समाज में कौन कौन से वर्ग है, कौन सी कास्ट क्या कहती है, कौन सा रिलीजन क्या कहता है। उसके बाद जेंडर प्रॉब्लम क्यों उपजी है हमारे देश में, या विचार कहाँ से कैसे आते हैं। तो जैसे ही वो समाज को जानना शुरू कर देते हैं वैसे ही वो अभिनय की पहली सीढ़ी को छू जाते हैं। बाकी तो उठना बैठना चलना फिरना ये तो सब हम जीवन में करते ही हैं। अभी चंडीगढ़ से एक लड़का आया था, 8-10 दिन पहले बात थी, जी। बोले देव फौजदार सर के ग्रुप से जुड़ना है मुझे जी तो हालांकि आप तो अरविंद गौड़ जी और चाहे अपने सारे ग्रुप जितने हैं जी सबकी तो आप है रहे हैं उनके साथ, और लेकिन देव फौजदार या माँ स्टूडियो दूसरी संस्थाओं से क्या अलग है? आपकी बातचीत से तो हमको मालूम पड़ा कि अलग है, जी। समाज सेवा, देश सेवा सब जी। करते हैं आप। जी। ये शायद संस्थाएं इतनी सक्रिय नहीं है उस क्षेत्र में, जी तो क्या अलग है? जैसे मैं भी देख रहा था आपके यहाँ जो आप कर रहे थे अभी, ये शायद मुझे लगता है मैं नादिरा जी या सभी के यहाँ जाता रहता हूँ, जी इस तरह की कुछ मैंने देखी नहीं कहीं उनको जी 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 कि ध्यान के लिए। तो क्या अलग क्या है? माँ स्टूडियो इन संस्थाओं से अलग क्या सिखाता है? जी जैसे कि माँ शब्द जो है, माँ शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा इमोशन है। जी माँ शब्द, माँ का मतलब होता है वो शब्द जहाँ आपको बेपनाह प्यार मिलता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, जी क्योंकि कंडीशन लगते ही माँ शब्द हट जाएगा। तो सबसे पहले तो माँ शब्द को सार्थक करने की कोशिश है मेरी, इसलिए मैं बड़ा ऐसा होता है कि सामने इंटरव्यू और हम अपने ग्रुप की तारीफ करें तो बड़ा अतिशोक्ति से लगती है, लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करना शुरू करें। दूसरे को हम हमेशा प्यार करते हैं, अपने रिश्तों को प्यार करना शुरू करें, अपने समाज को प्यार करना शुरू करें। और सबसे मुख्य बात जो हमारी है, जो हम अलग करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कितना अलग कर पाते हैं वो तो नहीं मालूम, लेकिन कोशिश ये होती है कि दिल से दिल की बात की जाए। और हमारे नाटक का उद्देश्य लव एंड पीस हो। हमारे नाटक का उद्देश्य फिल्म, कैमरा या धन दौलत कमाना नहीं है, वो तो अपने आप आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो आएगी। मैं देख चुका हूँ 18 साल में। धन पीछे दौड़ता है, लोग ऑफर देते हैं कि हमारे यहाँ आप डीन बन जाइए एकेडमी में, हम आपको 2.5 लाख रुपए का जॉब ऑफर करते हैं। हर नाट्यकर में नहीं कहता कि धन दौलत आएगी, वो तो हमेशा कहता है यार कि हम संघर्ष कर रहे हैं। जी जी, मैं ऐसा संघर्ष नहीं रहा, क्योंकि मुझे थिएटर ने बहुत कुछ दिया है और मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता। जिस थिएटर ने मुझे सब कुछ दिया है, जहाँ इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट दिए हैं कि अगर मैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम में होता हूँ तो सिर्फ स्टूडेंट को मुझे बोलना होता है कि मैं कुछ इस तरह प्रॉब्लम में हूँ, तो आप यकीन करेंगे कि एक एक दिन में मुझे 10-10 लाख रुपए तक आ जाते हैं। तो ये ताकत है, ये रंगमंच की ताकत है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको देना होगा। आप जब सांस बाहर छोड़ते हो तभी सांस ले सकते हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सांस लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। तो पहले माँ जैसा इमोशन, माँ जैसा जो आप भाव जब तक आप अपने स्टूडेंट को नहीं दोगे तो उनसे भी आपको वो पुत्र वाला या पुत्री वाला भाव नहीं मिलेगा। अगर आज से हम 15-20 साल पहले चलें तो सर FTI या NSD वाले कलाकारों को तो काम मिलता था, ठीक है, लेकिन जब एक ही माध्यम था फिल्म, उसके बाद टेलीविज़न आया तो काम बढ़ा। लेकिन आज वेब सीरीज आ गई है तो, और थिएटर के कलाकार ये सभी व्यस्त हैं, सब अपने अपने बहुत व्यस्त हैं। ये जो कलाकार आपके साथ शुरुआत होती है, करते हैं, सब बातचीत मानते करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इतने व्यस्त होते हैं इनकी डेट लेना मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। एक बार आप मान लीजिए अपने थिएटर कलाकार को कोई बाहर ले गए, जी, दिल्ली या जयपुर कहीं भी, ठीक है, वो अपनी व्यवस्था अनुसार उनको ठहराया, गाड़ी सभी की एक साथ, लेकिन जब वो स्टार हो जाते हैं, टेलीविज़न के स्टार हो जाते हैं, वेब सीरीज के स्टार हो जाते हैं, तो क्या वही सुविधा में वो एडजस्ट कर लेते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहा जाता है सर कि जैसा बीज डालोगे वैसा ही पौधा बनेगा। अच्छा। तो आप अपने स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं शुरू से ही, तो उनको हम सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है। जी। फ्लेक्सिबिलिटी, मैं हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ, चाहे वो नाटक हो या जीवन हो। आपको बहुत रिजिड नहीं होना। जब पानी जब बहता है और सामने उसकी कोई दीवार आ जाती है तो धीरे धीरे जाता है, देन उसके ऊपर होके पास हो जाता है। लेकिन जब एक लोहा की जो रॉड जो होती है टाइट, वो जब जाती है ऐसे टकराएगी, ऐसे खड़ी होकर वापस घूम के वहीं आ जाएगी।
फिर से यहाँ आओगे और फिर से वापस घूम के वहीं चलती रहेगी, तो आगे का रास्ता वो तय नहीं कर पाएगी। तो हम इनके दिमाग में कोशिश करते हैं बीज डालने की कि आप अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, ठीक है, बड़ा आदमी, हर आदमी, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं कि आप बड़े आदमी बने, लेकिन आप अगर अपनी जड़ों को भूलते हैं तो उस पेड़ की कोई अहमियत नहीं होती जिसकी जड़ मजबूत नहीं होती, वो कब गिर जाएगा पता ही नहीं। तो अभी तक तो वैसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे परम एक लड़का है जो सेलिब्रिटी बन चुका है, बहुत सारी वेब में दिख रहा है, फिल्म में दिख रहा है, अगर मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ तो भी वो वहीं बैठा होता है, तो वो डाउन टू अर्थ यहाँ तो बैठ जाएगा। लेकिन जब कोई प्ले के लिए आप उसको लेकर जाएंगे जी, तो उसको फिल्म वाले या वेब सीरीज वाले तो 5 स्टार में उसको दे रहे हैं, BMW ला रहे हैं, मर्सिडीज ला रहे हैं। हाँ। तो उस समय उसके मन में आएगा, या वो कहेगा गुरुजी मैं खुद इसको पेमेंट कर देता हूँ, मैं वहाँ ठहरूंगा। ऐसा हो सकता है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन रुकने के मामले में तो वैसा नहीं है। हाँ, जाने के मामले में हो सकता है, क्योंकि सच में टाइम बहुत उपयोगी है। और जब वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो बोलते हैं कि सर हम फ्लाइट से चले जाएंगे, तो क्या हम फ्लाइट से जाएं? ठीक है, जाइए। उसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे नहीं लगता। ये एक पीयूष मिश्रा का किस्सा है जी, मैंने वो जो उन्हें उज्जैन में हिंदी के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जी, था। जी, अब आज की तारीख में ये भी सब सेलिब्रिटी हैं। जी, सेलिब्रिटी आजकल खूब पैसा कमाती है। मेरा काम सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी है, सारे स्टारों को इवेंट करता रहता हूँ, है ना। तो पीयूष जी को हिंदी में उज्जैन के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। एक पैसा नहीं लिया उन्होंने, चाहते तो पैसा ले सकते थे, हिंदी का कार्यक्रम था, नहीं लिया। हमने क्या हुआ, पहली बार, मैं सबको 5 स्टार में ठहराता हूँ, तो पहली बार मैंने पीयूष जी को एक सर्किट हाउस किसका, ये यूनिवर्सिटी का, सामने नया कलेक्टर आया है, वो मैंने उन्हीं को सामने करवा दिया। अब वो हो गया शाम को, उसके बाद बाकी सब विद्वान नीचे ठहरे थे। बाद में मुझे उन्होंने बुलाया, केशव जी आपने मुझे यहाँ किस आधार पर ठहराया? तो मैंने कहा सब सारे विद्वान ठहरे थे, तो मैंने कहा आप तो वाकई, तो मैंने कहा ये आपको, बोले नहीं आपने ये देखा यहाँ पर अंदर क्या है? तो मैंने कहा नहीं देखा। तो बोले अंदर जाके देखिए बाथरूम में। अब यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस जहाँ पर कलेक्टर कमिश्नर ठहरते हैं, क्योंकि एक कलेक्टर का ट्रांसफर होता है तो दूसरा कलेक्टर जल्दी जाता नहीं है, तो नया कलेक्टर आता है, कमिश्नर आता है, तो उसको गेस्ट हाउस में। तो मैं देखा तो नेपकिन भी नहीं, साबुन भी नहीं, ये भी नहीं, सब नहीं, है ना, सब। तो बोले यार ये देखो, मैं धर्मशाला में भी ठहरने को तैयार हूँ, या ठहरता था, हमने तो रोडों पे रहे, नाटक करते थे, लेकिन आज सब बड़े बड़े बैनरों में उसे, तो वही बात है, उनको 7 स्टार 5 स्टार होता है। तो मैंने तुरंत उस चीज़ को माना। मैंने कहा सर मुझसे गलती हुई है, क्या ये चीज़ें होती हैं। और अब जैसा आपने कहा ना कि ठीक है, उनकी टाइम की और ये सब बातें अपने को भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक अभी जैसे पीयूष मिश्रा जी का मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत खूबसूरत। हमारी वर्कशॉप में बच्चों को पढ़ाने आए थे, तो आए, फिर मुझसे बोला था कॉल करके, दे मेरे पास 3 घंटे, बस 3 ही घंटे दूंगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, बस 3 घंटे हो गए। फिर मैंने कहा सर टाइम हो चुका है। बोले यार 1-2 घंटे और बैठने थे। तो 5 घंटे बैठ कर गए। फिर बाहर मैं बोला आपके लिए कैब करा देता हूँ, बोला मार खाएगा। ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठे चले गए। ये थिएटर है, देखिए आज भी, आज कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। ये तो ये डाउन टू अर्थ होना भी बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश ये है कि इनके दिमाग में वो बीज डाल दिया जाए, और ये डाला जा रहा है। वो कहने की जरूरत नहीं होती, मैं इनको बोलता ही नहीं हूँ कि आप अच्छे इंसान बनो। ये अगर मैं बोलूंगा कि ट्रेनिंग ऐसी शिक्षा दीक्षा है, प्रोसेस हुआ है कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि कब इनके दिमाग में वो बीज बन चुका है जो एक बरगद बनेगा। बरगद की जड़ें जो इतनी मजबूत होती हैं कि बरगद कितने वर्षों तक खड़ा रहता है, कितने लोगों को छाया देता है, कितने पंछियों के घोंसला वहां बनते हैं। आपके नाटक भी सामाजिक संदेश या प्रेरणादायी होते हैं? विषय क्या होते हैं आपके नाटक? ज़्यादातर मेरे नाटकों का विषय सच में क्रांति होता है, क्योंकि जिस माहौल से मैं आता हूँ, मेरा टाइटल भी फौजदार है, तो हालांकि फौजदार का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरी जो विचारधारा है, कि जैसे अभी कंगना को लेकर बहुत विवाद हुआ जी। उसने कहा कि आज़ादी हमको भीख में मिली है। मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा, लेकिन मेरा भी सोचना है कि हम सच में आज़ाद हैं। जिस आज़ादी की कल्पना वो वीर लोग किया करते थे, वो शहीद लोग किया करते थे, तो वो कहाँ है आज़ादी? आज भी आज़ादी नहीं है। आज हम नल के टैंक को खोल के रखते हैं अपने को, वो बहता रहता है, गैस जलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस नॉर्मल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बेसिक जो सुविधाएं हमको प्रकृति ने दी है। तो इंसानों की गलती है ना सर, कि नल खुला रहता है। वही आज़ादी, दिमाग की आज़ादी की बात कर रहे हैं हम। दिमाग की आज़ादी, वो कंगना वाली आज़ादी दूसरी है, हमें दिमाग की आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि आज भी हम वही धर्म, वही जाति, वही जेंडर, कि आज अगर लड़का लड़की किसी हॉस्टल में साथ में रुक जाते हैं तो विवाद हो सकता है, क्योंकि मेंटल लेवल इतने स्ट्रांग नहीं है ना। जैसे मेरे गुरुजी का एकेडमी है पद्म श्री निरंजन गोस्वामी जी का कोलकाता, तो वहाँ हॉस्टल लड़के लड़कियों का अलग नहीं है। उनका मानना है कि आप कलाकार हो, और
सिर्फ शारीरिक उसमें तो अलग हो ना, बाकी अलग क्या हो जी तो आप यहाँ से स्ट्रांग बनिए ना। जी तो जब यहाँ से आप स्ट्रांग बन जाओगे, जब इस चीज से परे आप जाओगे तो दिमाग आपका एक्टिव होगा, बाकी चीजें सोच पाएगा। जी जो ओशो भी उस तरह से सोचा करते थे। बट हमेशा वैसे लोगों पे सवाल ही खड़ा होता रहा है। हम वो भारतवासी हैं जिन्होंने कामसूत्र दिया, जिन्होंने खजुराहो दिया, जिन्होंने वो छोटे छोटे कपड़े पहन के जीवन जीना सिखाया। जी तो आज हम इतने कुंठित सोच के कैसे हो गए हैं? तो हम आजाद कहाँ हैं? जी। हमारी मानसिकता गुलाम है। एक अंतिम सवाल है कि विदेशों में जो रंगकर्मियों की ज़्यादा वैल्यू कह सकते हैं, जी है ना, जी। और भारत में रंगकर्मियों की इसमें कुछ समानता असमानता क्यों? हाँ, उसमें हम रंगकर्मी ही जिम्मेदार हैं सर, कोई और नहीं है। क्योंकि वहाँ का रंगकर्म फर्स्ट क्लास से शुरू होता है। पहली क्लास से वहाँ एजुकेशन में रंगमंच है, तो बचपन से वो रंगमंच करते हैं और 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आर्टिस्ट बनना है। एक सब्जेक्ट है उनका आर्टिस्ट का। हमारे इंडिया में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। हम 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद डिसाइड करते हैं कि अरे वो थिएटर भी होता है कुछ, चलो थिएटर करते हैं। उसके बाद अब क्या होता है कि इतने साल तक तो थिएटर किया नहीं है, तो हॉलीवुड वालों को तो छू ही नहीं सकते। उनके तो बचपन में ब्लड से ही वो थिएटर है, जबकि हमारे संस्कारों में थिएटर है, हमारे तीज त्योहारों में थिएटर है, हमारे जन्म में थिएटर है, हमारे मरण में थिएटर है, सब कुछ में थिएटर है। लेकिन हमारे दिमाग में थिएटर नहीं है। जी ब्लड में थिएटर है, हम लोग कुछ करना चाहते तो हमारे पैर एकदम उछलने कूदने लगते हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं है। दिमाग में कीचड़ जम गया है। बहुत वो दौर ऐसा रहा है हमारे उसका, उसमें हम पीछे नहीं जाएंगे बैक में, क्योंकि हम लोग विकसित नहीं हुए, पतन की तरफ गए। वो देश जो विश्व गुरु था वो आज विश्व गुरु क्यों नहीं रहा? तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि शास्त्रीय नृत्य जिंदा रहा भारत का, शास्त्रीय संगीत जिंदा रहा, लेकिन शास्त्रीय रंगमंच कहाँ है? जो भास कालिदास हुआ करते थे वो कहाँ है? वो तो कहीं नहीं है। तो क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? तो पता चलता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं रंगकर्मी है। ये अपने आप को निम्न मान के बैठते हैं कि बहुत छोटे हैं वो और बहुत कुर्ते पाजामा पहनेंगे, खादी का वो पहनेंगे। भाई क्यों कुर्ते पाजामा पहनेंगे? जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपको भी सोच अपनी बदलनी पड़ेगी ना। नाट्य शास्त्र में 36वें अध्याय में भरत मुनि जी ने साफ साफ लिखा है कि समय के साथ साथ बुद्धिजीवी इसमें फेरबदल कर सकते हैं। ये परम सत्य नहीं है जो मैंने लिखा है। जी तो ऐसे ही नाटक करेंगे या ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, ये किसने बोला? विचार तो यहाँ होता है, कपड़ों में थोड़ी होता है। मैं दाढ़ी रखूं या ना रखूं ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो रंगमंच को जो नुकसान पहुंचाने वाले ये सब हम ही लोग हैं। और दूसरा एक और अवधारणा जो यहाँ मुंबई में खासकर है, वो इसमें एक नया थॉट चलाया जा रहा है कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों अलग अलग होती है। और ये इतना बेकार मिथक चलाया जा रहा है। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि लोग फोकस नहीं कर रहे थिएटर पे। अरे भाई हॉलीवुड में तो विदाउट थिएटर कैमरे में लेते ही नहीं है। अगर आप थिएटर कर नहीं आए हो तो आपको फिल्म में नहीं लिया जाएगा। और यहाँ आपको कैमरा एक्टिंग के लिए थिएटर की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में डाला जा रहा है। तो हमारी पौध को उस तरह तैयार किया जा रहा है, उनके मन मस्तिष्क में वो विचार डाला जा रहा है कि थिएटर जरूरी नहीं है। क्योंकि पता है अगर ये थिएटर वाले आ गए तो आज अगर आप देखें तो सारे फिल्म फेयर थिएटर वालों को मिले हुए हैं। नवाजुद्दीन हो, इरफान खान हो, मनोज वाजपेयी हो। अब उन बेवकूफ़ों से कोई सवाल पूछे कि ये तो कैमरा वाले नहीं है, ये तो थिएटर वाले हैं। अब कैमरा वाले कहाँ हैं जो बैरी जॉन जी के हाथ से निकलते हैं? सॉरी किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कहीं से भी निकलते हैं, शाहरुख खान को छोड़ने के बाद उसके अलावा और कौन है व्यक्ति जो मनोज वाजपेयी को छू पाए या इरफान खान सर को छू पाए या नवाजुद्दीन को छू पाए या दीपक डोबियाल को छू पाए? कहाँ है? कोई नहीं है। ये देव फौजदार निश्चित रूप से रंगमंच के लिए पूरी समर्पित हैं। क्या देव फौजदार आगे सिनेमा में लेखक, निर्देशक या अभिनेता के रूप में, निश्चित रूप से आपको कई ऑफर मिले होंगे, लेकिन आप रंगमंच में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो क्या रंगमंच में ही देव फौजदार को याद किया जाएगा अंत तक? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लाइफ को लेकर सर बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। हम बोलता रहा हूँ पहले से ही। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिल्म करूँगा। ऑफर तो आते होंगे, आते हैं ऑफर, लेकिन अभी लास्ट ईयर मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला इंटरनेशनल। और मैंने वो फिल्म की थी, MX पर भी है, शॉर्ट फिल्म, ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया था। मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा था। उससे पहले अनिल शर्मा जी के कोशाग लड़का ने बनाई थी एक शॉर्ट फिल्म, वो भी फिल्म बहुत अच्छी हुई। एक फिल्म अभी मैंने तुम्बाड़ की हीरोइन के साथ की है शॉर्ट फिल्म, उस फिल्म को भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुणे में। तो अगर अच्छे ऑफर आते हैं, अच्छा करेक्टर है तो मैं कर लेता हूँ और अभी कर ही रहा हूँ लगातार। इसके अलावा मैं लेखन में बहुत सक्रिय हूँ। जल्दी ही कुछ मेरे बड़े प्रोजेक्ट आप लेखन में देखेंगे, वेब या फिल्म में, बड़े लेवल पे, बड़ी OTT के लिए। उसके साथ साथ फिल्में मैं लगातार लिख रहा हूँ, उनकी भी लगातार बातें चल रही हैं। नाटक मेरे 2-3 प्रकाशित हो चुके हैं, तो नाटकों में भी लिख रहा हूँ। तो मैं चुप नहीं रहा।
आपके एक आध दो स्टूडेंट से आपके बारे में। और अभी एक मिनट आइए प्रशांत जी, आइए आइए अभी आप भी परिचय, अबीर एंटरटेनमेंट के निदेशक, दो शब्द आप इनके बारे में बोलिए। अरे नहीं, उसके बाद ये तो या आप बोलिए। इतनी बातचीत हो गई शानदार। आपको शुभकामनाएं आगे के लिए, इन सारे युवा पीढ़ी के बच्चों को शुभकामनाएं। अब और किस हमारे फेस्ट से जरूर जुड़िए, मुंबई हिंदी लिट फेस्ट। आप तो आ ही रहे हैं। जी, जी, जी। 8, 9, 10 तारीख को आपको सभी को आना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम इनको कल्चरल हब जहाँ ये आपका जी, जी। सर्टिफिकेट और आपकी जो पुस्तक का लोकार्पण भी करेंगे। जी, जी। और एक अगर आधे घंटे का या 20 मिनट का कोई नाटक होता है, हम लोग सॉन्ग गा सकते हैं नाटक के, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। कौन सा नाटक करेंगे आप बताएं। हम नाटक है हमारा अंदाज़े आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी पर हिंदुस्तान का पहला लिखा हुआ नाटक है ये। तो अंदाज़े आज़ाद, आज़ादी का क्या अंदाज़ था जीवन जीने का, क्रांति करने का, तो वो दिखलाने की कोशिश करेंगे, अपने गानों के माध्यम से वो बतलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। किसी से हाँ, कुछ प्रतिक्रिया, आप नाम बताइए। बेला है, बेला जो बहुत सक्रिय रही है मेरे साथ, राजा हैं जो बहुत टाइम आप से आइए सक्रिय आगे, हैं। आप तो बेला, हाँ। तो हम एक आवासीय कार्यशाला भी करते रहे लगातार, जंगलों में लोगों को ले जाते हैं। वाह वाह, क्या और बात। सनातन संस्कृति परंपराओं से हम लोग वो रंगमंच की कार्यशालाएं वहाँ करते हैं। तो सुबह 3:30 बजे जागना होता है और 24 घंटे वहाँ लगातार क्लास होती है। तो उसके भी कुछ स्टूडेंट हैं, नितिन उसका स्टूडेंट है, मुस्कान सामने खड़ी है, उसकी स्टूडेंट रही हैं, राजा भी, हाँ, विशाल भी, अवनीश भी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग जो सक्रिय रहे। कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं आप? हाँ, यहाँ जो करते हैं रंगमंच का, क्या आपका अनुभव है रंगमंच के बारे में या जो बातचीत चल रही है उसी यहाँ के बारे में? हाँ, तो जब मैं यहाँ आया था, मुझे लगता था एक्टिंग इस कुछ नहीं है, बस आप जो करते हैं वही करना होता है। अभी सवाल है, कहना आसान होता है कि जो रियल लाइफ में करते हैं वही करना है, पर जब करने जाते हो जो रियल लाइफ में करते हो वो हो नहीं पाता है ऑन कैमरा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ अभिनय के बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं करते, हम ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा अनुभव लेते हैं। जब ज़िंदगी को आप समझ लोगे तो मेरे ख्याल से आप अभिनय फिर बहुत छोटी बात है। तो बस ज़िंदगी जीने के मायने सीखते हैं, जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन अभिनय अच्छा होगा। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं करीबन 1.5 साल से सर के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने सर की काफ़ी सारी वर्कशॉप, इंटेंस वर्कशॉप सारी मैंने की हैं और रेगुलर क्लास भी करती हूँ। तो हमेशा सर कहते हैं कि एक्टिंग पढ़े लिखों के लिए होती है, बेवकूफ़ों के लिए नहीं होती। और वो जब करते हैं तो समझ आता है। और मुझे लगता है थिएटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तभी आप खुद को अलग अलग कैरेक्टर में एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं, कर पाते हैं, निभा पाते हैं उसको। और बिल्कुल सही बात है कि मतलब थिएटर ऑब्वियसली बहुत अच्छा इंसान बनाता है और वो एक प्रोसेस में चलता है, आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि राजा ने बताया कि सही में जो हम रेगुलर लाइफ में जितना नॉर्मली चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या कुछ भी क्रिया करते हैं, तो वो जब ऑन फ्लोर या ऑन कैमरा होता है तो वो इतना इजीली करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस थिएटर से हम सब लोग बहुत आगे बढ़े और बहुत कुछ सीखे, अच्छे इंसान बने। हाँ, कोई और बोलना चाहेगा? तो जी आप बोलना चाहेंगे? और यस, आशुतोष जी सॉरी, बोलना मैं चाहेंगे। एक बात और बताना चाहूँगी कि सर वर्कशॉप में, इंटेंस वर्कशॉप में जो सर 5 तत्वों से हमें बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज कराते हैं। तो 5 तत्व जो 5 एलिमेंट्स है उससे हम लोग बहुत अछूते हैं अभी के टाइम पे। आप जो नया बहुत पंथ की सारी बात जो कर रहे थे, 5 फैसिलिटीज़ तत्वों से है हम लोग का। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ आ गई है, मोबाइल आ गया है, मेमोरी भी हमारी इतनी शार्प नहीं रही। पहले सबके मोबाइल नंबर याद रहते थे, अब मतलब डायल करने पड़ते हैं। और हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी की खुशबू है, उसके साथ जुड़े रहना, जहाँ से हम पैदा हुए हैं, पानी है, मतलब ये बहुत सारी, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उससे सर बहुत अच्छी एक्सरसाइज के माध्यम से हमें जुड़ाते हैं और उसे बॉडी के अंदर फील कराते हैं। तो बहुत यूनिक और बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस सर के साथ जुड़ने के बाद ये एहसास होता है कि वाकई में जो हम डे टू डे लाइफ में जो जीवन जीते हैं उसमें कितनी सारी विसंगतियां से हम घिरे होते हैं, और थिएटर में आके और यहाँ पर करके हम किस तरीके से एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कोई इंसान एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना। तो थिएटर हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ओवरऑल जो
सर ने सही कहा कि बाहर से लोग आते हैं डायरेक्टली सोचते हैं कि कैमरा के सामने आके फिर हम तो रमखा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको जुड़ के और अच्छे तरीके से करना होता है। तो ये एक बेहतर चीज़। और ये अंदाज़े आज़ाद जो इनकी सर की लिखी हुई जो पहला प्ले है इंडिया का, विश्व का, इससे जुड़ के मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये जो प्ले है वो पूरे भारत के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी दिखाई जाए, और जो स्पॉन्सर्ड हैं वो सर के साथ और जुड़े, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको और अच्छे तरीके से कर सकें, जुड़ सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में वाकई में जो आज़ाद जी है, हम जितने क्रांतिकारी जिन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलाई, और कितने आज़ाद हैं हम, सर ने कहा आज़ाद एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि जातिवाद और बाकी सारी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, घोटालों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हम अच्छे इंसान नहीं हैं अंदर से कहीं ना कहीं। तो अच्छा इंसान होने के लिए थिएटर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपने अपना नाम नहीं बताया सर। जी मेरा नाम आशुतोष सिंह है। ठीक है। मेरा नाम मुस्कान खेरानी है। सर ने एक सवाल पूछा था कि हमारा थिएटर दूसरे सारे थिएटर से कैसे अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सर की सोच है ना, वही बहुत अलग है दूसरों से। उनका काम करने का तरीका, उनका लोगों के ओपिनियन को लेने का तरीका, और हम जितने भी लोग हैं ना, हमारा खुद का एक परसेप्शन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ऐसा चाहिए या ये थॉट है, ये चीज़ करनी चाहिए। तो वो कभी रोकते नहीं हैं, वो हमको हमेशा पुश करते कि ये चीज़ और भी 5 लोग 10 लोग शायद 100 लोग, मतलब अल्लाह करे हो, तो वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखते हैं। इस तरह से हाँ, हमारा थिएटर अलग है और बहुत अच्छे हैं वो। और वो ना हमेशा ये चाहते कि उनकी जो अच्छाई है ना, जितनी भी, वो थोड़ी थोड़ी वो सबके अंदर डाल सके। और हमको वो डिसिप्लिन, एक पर्सन का ना एक ऑरा होता है, वो ऑरा किस तरह से पॉजिटिव बना के रखना है कि कोई और अगर उसमें स्टेप भी करे तो वो उसकी वजह से कभी गंदा ना हो, वो नेगेटिव ना हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे। तो ये इनकी खासियत है। क्या बात। आप चाहेंगे कोई बोलना चाहेगा? आ जाओ, 2 शब्द। नितिन, अवनीश, कुशाल, कोई भी आप आ रही हैं, आप बोल दीजिए। हाँ। क्या बात है सर, मैंने कुछ चाहिए। आप भी अच्छा बोलते हैं, वक्ता भी अच्छे हैं। मैं हाँ वक्ता भी अच्छे क्योंकि हैं। खुद से ग्रुप के बारे में बताएं, तारीफ करें तो बड़ा अजीब लगता है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट बोले तो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा जानते हैं। मेरा नाम अवनीश नंदावत है, और जैसा कि राजा भाई ने भी बताया था कि हम बहुत छोटी सी सोच लेके आते हैं कि थिएटर ज्वाइन करेंगे, रंगकर्मी बनेंगे तो हम एक्टिंग सीख जाएंगे। लेकिन थिएटर से प्यार होने का रीज़न ये है कि जब हम ऐसे ग्रुप, नाट्यकरण मन जैसे ग्रुप में आके हम इसका हिस्सा बनते हैं तो हमारी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। अभिनय हमारे लिए सिर्फ एक परफॉर्मिंग आर्ट नहीं रह जाता है, वो एक जीवन जीने की शैली बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम सर के साथ सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं, एक्टिंग के मेथड्स के बारे में नहीं, हम धर्म, समाज, देश और अध्यात्म, योग के बारे में हम सीखते हैं कि कैसे अभिनय हमको इन सब चीज़ों से जोड़ता है। तो ये सीख के हमारी सच में हमारी ग्रोथ होती है, सोच विचार हमारे बढ़ते हैं। हमको लगता है कि हम एक सही दिशा में जाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं सर की गाइडेंस में हूँ, नाट्यकरण मन जैसे ग्रुप के साथ हूँ, जो एक्चुअली थिएटर की डेफिनेशन को सही मायनों में हमको सिखाता है और एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ तो हमको आगे बढ़ाता ही है। थैंक यू। क्या और कोई? एक शायद आप बोलना चाह रहे थे। खुशबू कुछ कहना चाह रही थी। मेरा नाम खुशबू चौधरी है और मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं यहाँ पे आए मुंबई। और मैंने थिएटर ही ज्वाइन करके मैं यहीं पे शिफ्ट हो गई। मैं कोई प्लान नहीं था एक्टिंग का, मेरे को लगता भी नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग कर पाऊँगी, नहीं था मुझे ऐसा बिल्कुल भी कि मेरे अंदर है भी कुछ। पर मैंने फॉर जस्ट मुस्कान, ये मेरी फ्रेंड, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि जस्ट 1 महीने ज्वाइन करके देख, शायद कुछ सीखने मिले। तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी खुद की चीज़ें पता चली कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सर ने मुझे प्ले में एक लीड रोल भी दिया, जिसमें जो हम लोग ने लिखा था। ऐसा भेदभाव नहीं रखते सर कि हम लोग अभी आए हैं तो हमें कुछ रोल्स नहीं देंगे, मतलब हमें हमेशा मतलब करेगी कि हाँ कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो तुम। हमेशा सपोर्टिव, हमेशा हमें नई चीज़ें सिखाई एक्सरसाइज के थ्रू। तो दैट्स इट, थैंक यू।
मेरा नाम दिव्यांशु है और मैं 3 से 4 महीने पहले सर के साथ जुड़ा था। तो शुरुआत में मतलब एक्टिंग का मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था क्योंकि मैं डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस था। तो कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई, बहुत कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में। तो यहाँ मुंबई में आया तो उसके बाद मैंने मतलब एक सर के साथ जुड़ने का एक फ़ैसला लिया, जो कि बहुत अच्छा किया मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ। और काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी सर से, और सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे विचार कैसे निकाल सकते हैं हम खुद के अंदर से, वो सारी चीज़ें सीखी। और सिर्फ मतलब एक एक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है। सबसे पहले एक खुद को इंसानियत के रूप में अच्छा करेंगे तभी हम एक अभिनेता अच्छा बन पाएंगे। तो यही है। थैंक यू। मुझे यहाँ मुंबई में 30 साल हो गए हैं और मैंने सारे फिल्म स्टार शाहरुख खान वगैरह जब आए थे सभी साथ में ही थे, मान के चलिए। कई स्टारों को आते देखा और सब सफल होते देखे। लेकिन जो नाट्यकर्मी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमेशा उनको निराश और उदास देखते थे। वो कार्यक्रम भी बहुत करते हैं, नाटक भी बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में करते हैं, निश्चित रूप से टिकट नहीं बिकती है। वो कहते हैं गुजराती नाटक की टिकटें बिकती हैं, हमारी नहीं बिकती। मतलब सभी कुल मिला के परेशान रहते थे। लेकिन आज देव फौजदार जी और माँ स्टूडियो, ये आज पहली बार मुझे 30 साल में अनुभव हुआ है कि आप निराश भी नहीं है, उदास भी नहीं है, बहुत खुश हैं। और कहीं किसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी कहीं ऐसी इनकी कोई शिकायत नहीं है कि भाई भारत में थिएटर कमज़ोर है आर्थिक रूप से। तो अच्छी बात है, ये हमारी शुभकामनाएं सर। और दिनों दिन आपका ये माँ और आपका नाम और आपके विद्यार्थी तरक्की करें। बिल्कुल सर। 8, 9, 10 जनवरी को आपका स्वागत है। आपसे भी जय राष्ट्र, जय रंगमंच। जय